सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जेंट ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में मेरा जो फोकस रहने वाला है वो सेल नाम के चैप्टर को कम से कम टाइम में मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी रहे ऐसे में कोशिश करूंगा। ऑलरेडी इसका एक वन शॉट वीडियो बन चुका है जो 1.5-2 घंटे का था, लेकिन अगर आप लोगों के कल एग्जाम है, ऐसा कुछ आपको क्विक रिवीजन करना है तो ऐसे टाइम पे आपकी हेल्प कर सकता है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली शुरुआत से आपने थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ा कुछ होगा ना तो वो एक समराइज हो जाएगा यहाँ पर, तो उन बच्चों के लिए तो ये बेस्ट रहेगा। अदरवाइज मैं रिकमेंड करूंगा पहले डिटेल वाला देख लो, उसके बाद ये देखना, और एक बार देख लो क्या पता है समझ में भी आ जा रहा होगा। ठीक है, तो अदरवाइज मैं कहना चाहता हूं कि बिगिनर को छोड़ के जो सेकंड टाइम अगर सेल को पढ़ने की कोशिश कर रहा है रिवीजन टाइप में, उनके लिए तो ये बेस्ट सूटेड वीडियो है। मेरी बात को ध्यान से सुना भूता गया। सेल के बारे में बच्चों हमारे साइंटिस्ट वगैरह ने कुछ बातें बताई थी। पहले एक साइंटिस्ट है, रॉबर्ट हुकिंग का नाम था। 1665 में उन्होंने एक डेड सेल को पकड़ा, मतलब उन्होंने बोला कि ये सेल जैसी कुछ चीज है, यानी ये सबसे छोटी यूनिट है। उन्होंने कॉर्क स्लाइस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उस तरह से उन्होंने डिस्कवर किया। लेकिन बाद में ल्यूवेनहॉक आते हैं, उन्होंने एक लिविंग सेल को, जिंदा सेल को देखा जिसके अंदर प्रोसेसेस चल रहे थे। पहले वाले के अंदर कोई प्रोसेसेस नहीं थे, बस एक मरा हुआ सेल पड़ा हुआ था। लेकिन इस केस में ल्यूवेनहॉक ने पॉन्ड वाटर को देखा, ब्लड सेल्स को देखा, तो उन्हें कुछ हरकत होती हुई दिखाई दी, तो उन्होंने कहा कि लिविंग सेल्स, और बाद में फिर धीरे धीरे करके सेल की थ्योरीज आई। अभी हमारा जो मेन अल्टीमेट टॉपिक है, मैं आपको ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि जो नोट्स है ये बहुत प्यारे नोट्स मैंने आपके लिए बना रखे हैं रिटर्न। इन नोट्स को मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन इन नोट्स को पढ़ना कैसे है, सिर्फ नोट्स से काम नहीं चलेगा। तो ये एक तरह का मैनुअल वीडियो है जो आपको समझा रहा है कि नोट्स को कैसे कैसे पढ़ना है। मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका और बिल्कुल बहुत सारे क्रक्स पॉइंट आपको बता दूंगा। पहले समझो कि जो आपका ये एक तरह का सेल है, ये सेल कौन है? जैसे हमारी बॉडी में ट्रिलियन ऑफ सेल्स बने हुए, जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है। तो उन ट्रिलियन ऑफ सेल में से एक सेल को उठा करके हमने यहां पर लाकर जूम इन किया। इस सेल की जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, जो कि सेल के अंदर के कंटेंट को प्रिजर्व कर रही है बाहर के एनवायरनमेंट से, उस बाउंड्री को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारा लिक्विड भरा होता है, एक सेमी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, एक फ्लूइड टाइप का यहां पर होता है। उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म, जो एक ब्लू कलर का अंदर फैला हुआ फ्लूइड दिख रहा है। इस ब्लू कलर के फ्लूइड साइटोप्लाज्म के ऊपर बहुत सारे लोग तैरते हुए तुम लोगों को दिखाई दे रहे होंगे अलग अलग से। इनको कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। ये वो लोग हैं जो सेल के अंदर के फंक्शंस करेंगे। कोई एनर्जी बनाएगा, कोई प्रोटीन बनाएगा, कोई जहर उगल रहा होगा, कोई आग उगल रहा होगा। इसी तरीके से किसी के पास जेनेटिक मटेरियल रखा होगा जो डिसाइड करेगा कि ये वाला, ये जिसका मैं सेल हूं, ये आगे जाकर के इंसान बनेगा, डॉग बनेगा, हॉर्स बनेगा, गधा बनेगा, या प्लांट बनेगा, रोज का फ्लावर बनेगा, क्या बनेगा ये डिसाइड करेगा इसके अंदर रखा हुआ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है ना? तो ये इसकी बात है। तो ये सेल ऑर्गेनेलीज होती है जो इसके ऊपर तैर रही होती हैं, जो बाहर की आउटर बाउंड्री होती है उसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो ये फ्लूइड होता है बच्चों इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब इन तीन चीजों के बारे में मैंने डिटेल में यहां पर डिस्कशन किया है, आप आराम से इनको पढ़ोगे, लेकिन कैसे पढ़ना है वो मैं आपको समझा देता हूं एक एक करके। सेल मेम्ब्रेन, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है, इसका मुख्य काम क्या है बच्चों? ये सेल की आउटर बाउंड्री है जो सेल को बाकी अदर एनवायरमेंट से सेल के कंटेंट को अलग करती है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसपोर्टेशन करवाती है सब्सटेंस का। जो रॉ मटेरियल होता है वो यहां आता है, कुछ अंदर तैयार होता है, प्रोटीन्स वगैरह बनते हैं, एनर्जी वगैरह बनती है, और फिर वो बाहर की तरफ सप्लाई होती है। तो ये क्या करता है, सब्सटेंस के अंदर एंट्री को और एग्जिट को डिसाइडर होता है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ चार तरह की चीजों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले ये फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर से मिलकर बनी होती है, दो लेयर्स होती है। यानी ये समझो कि ये जो आपकी लेयर है ये दो लेयर रखती है, इसका इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ पानी है। इस तरफ सेल के अंदर का पानी है साइटोप्लाज्म, और उस तरफ बाकी का पानी है। तो ये क्या करती है, ये कोशिश करती है कि जिसकी मेम्ब्रेन में दोनों तरफ, दोनों जहां वाटर है उस तरफ इसका वो वाला हिस्सा है जो वाटर लविंग हो। तो ये आपको दिख रहा होगा, जो गोले दिख रहे हैं ये वाटर लविंग वाले हिस्से होते हैं, इन्हें कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर। एक लेयर ये बनी है, एक लेयर नीचे बनी है। ये लेयर का मेन काम क्या है, ये वाटर लविंग है, इसलिए उस तरफ जो सेल के बाहर का इलाका है उसके पानी के साथ इंटरेक्ट करती है, ये सेल के अंदर के पानी के साथ इंटरेक्ट करती है। तो इस तरीके से अरेंज होती है। तो फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। दूसरा प्रोटीन से मिलकर बनी होती है कि कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। हो सकता है कि कोई सब्सटेंस सेल के अंदर जाना चाहिए, जरूरी है, लेकिन बड़ा मॉलिक्यूल है, जा नहीं पा रहा, तो उसके लिए प्रोटीन चैनल्स बन जाते हैं, यानी प्रोटीन की एक टनल बन जाती है जिसके अंदर से वो मॉलिक्यूल पास कर जाता है। तो कुछ ये प्रोटीन आपके ऐसे होते हैं, जो ऐसे होते हैं इंटीग्रेटेड टाइप के होते हैं, इंटीग्रल टाइप के, कुछ पेरिफेरल होते हैं जो ऊपर ऊपर पे तैर रहे होते हैं। अब ये प्रोटीन कैसे बनता है, कहां से बनता है, वो थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। इसी प्रकार से इसमें एक चीज होती है कार्बोहाइड्रेट चेन, जो बेसिकली सेल के इंडिकेटर का काम करती है, कि सेल को पहचानने में मदद करती है कौन सा सेल कौन सा वाला सेल है। तो है ना, तो सेल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इन कार्बोहाइड्रेट चेन के थ्रू आपस में क्या करते हैं, सिग्नल प्रोवाइडर का काम करता है कार्बोहाइड्रेट, ये समझो। दूसरी बात होती है कोलेस्ट्रॉल भी लगे होते हैं। कोलेस्ट्रॉल का जो मेन काम होता है बच्चों वो ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ने घटने के कारण
कहीं सेल की जो ये मेम्ब्रेन है बहुत ज्यादा वैसी ना हो जाए, फ्लेक्सिबल, लचीली, या बहुत ज्यादा रिजिड ना हो जाए। अगर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल या रिजिड हो जाएगी तो ट्रांसपोर्ट जो मटेरियल का है वो क्या हो जाएगा, उसमें ऑब्स्टिकल आ जाएगा। इसीलिए उसको मेंटेन करने के लिए कोलेस्ट्रॉल यहां पर काम करता है। तो चार चीजें, कार्बोहाइड्रेट है, कोलेस्ट्रॉल है, प्रोटीन है, और उसके बाद फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर है। इतना ही सफिशिएंट है समझने के लिए। मैंने बहुत डिटेल में आपको और अच्छे से मैंने ना थोड़ी इसमें वैसी लैंग्वेज लिखी है जैसे हम लोगों की बात करने वाली इंग्लिश लैंग्वेज होती है जानबूझकर, ताकि तुम्हारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके। ठीक है, अब यहां देखते हैं साइटोप्लाज्म। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, फ्लूइड लाइक जो सब्सटेंस होता है, इसके ऊपर सारी ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, तैर रही होती हैं। ये एक तरह से वर्किंग साइट होता है जहां पर सारे के सारे जो इलाके में काम चल रहा है। ये समझो कि सेल एक तरह की फैक्ट्री है। सेल के अंदर, फैक्ट्री के अंदर अलग अलग तरह की मशीनें, अलग अलग तरह के वर्कर्स हैं। कोई कुछ पैकिंग कर रहा है, कोई कुछ सिंथेसाइज कर रहा है, कोई एनर्जी क्रिएशन कर रहा है। इस तरह के सारे जो काम हो रहे हैं उन सबको सपोर्ट देने के लिए, एक वर्किंग जो साइट है, वर्किंग एरिया है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो जितनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो सबकी सब साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। आप बहुत प्यार से पढ़ना, सारी चीज आपको समझ में आएंगी कि साइटोप्लाज्म किस चीज से बना होता है। साइटोसॉल कहते हैं जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है, जिसमें पानी, सॉल्ट, एंजाइम, प्रोटीन्स होते हैं। ऑर्गेनेलीज, ये जो ऑर्गेनेलीज होती है इसके ऊपर तैर रही होती है। इंक्लूजन्स उसको कहते हैं बच्चों, जो कि क्या होता है, टेम्पररी मटेरियल होता है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा रहता है, वो आता है जाता है, उसे इंक्लूजन्स कहते हैं। आपको बहुत प्यार से सारी बातें समझ में आती रहेंगी। यानी ग्लाइकोजन, फैट, ड्रॉपलेट्स, ये बनते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं, जाते हैं, आते हैं, ऐसे वाले, मतलब कि ये मेहमान टाइप के लोग हैं, इंक्लूजन्स। और ये जो ऑर्गेनेलीज है एक तरह के परमानेंट लोग हैं, मशीन टाइप की चीजें जो वहां पर हमेशा फिक्स रहती हैं एक तरीके से। ठीक है, तो आप बहुत प्यार से पढ़ोगे, आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम में देख लेना। न्यूक्लियस की हम बात करें बच्चों, न्यूक्लियस क्या, अगर तुम देखोगे, मैंने तुम्हें बताया था ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ये स्पेशल सेल ऑर्गेनेली है। हम क्या पढ़ रहे हैं, सारी सेल ऑर्गेनेली को पढ़ना चालू कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस से चालू कर रहे हैं। न्यूक्लियस को समझो, न्यूक्लियस में क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है। ये जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, इसमें क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, और पोर्स टाइप के आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये पोर्स क्या करते हैं कि न्यूक्लियस का, बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर की जो चीजें हैं वो बाहर, मतलब न्यूक्लियस के बाहर यानी साइटोप्लाज्म के साथ इंटरैक्ट कर सके, उसके लिए पोर्स होते हैं। यानी पोर्स के थ्रू सामान अंदर बाहर आता जाता है। तो जैसे ना न्यूक्लियस के बाहर का जो मटेरियल है, जो फ्लूइड मटेरियल, इसको हमने क्या कहा था, साइटोप्लाज्म। ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर भी यहां पर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियस के बाहर के फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इन दोनों को कंबाइनली बच्चों न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? तो कुल मिलाकर ये जो डबल लेयर बनी होती है, इसके न्यूक्लियस क्या होता है, डबल लेयर होता है बेसिकली, एक न्यूक्लियस एनवलप उसे कहते हैं। और उसमें होल्स या पोर्स होते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है, सब्सटेंस का क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, साइटोप्लाज्म के साथ इंटरेक्ट कर पाता है न्यूक्लियस। अब दूसरी बात, न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा न्यूक्लियोलस होता है, यानी कि यहां पर आपका आरआरएनए रखा होता है। आरआरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए, जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए जरूरी है। सुनो मेरी बात, हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन बनता है, फंडामेंटल प्रोटीन को बनाने का काम करता है सेल के अंदर बैठा हुआ राइबोसोम, और राइबोसोम को बनाने का काम करता है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, जो कि इस न्यूक्लियोलस के अंदर बैठा हुआ रहता है। अब थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। इसी तरीके, ये हो गया न्यूक्लियोलस, यहां आरआरएनए वगैरह बन रहा है। देखो राइबोसोम बनता है, एक्चुअली डायरेक्ट राइबोसोम नहीं बनता, आरआरएनए बनता है और फिर कुछ और होता है, तब राइबोसोम बनता है। फिलहाल ये आपको न्यूक्लियोलस और ये पूरा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये जो भरा पड़ा हुआ फ्लूइड है, इसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इस न्यूक्लियोप्लाज्म में आप लोगों को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोमेटिन कहते हैं। ये क्रोमेटिन ही जेनेटिक मटेरियल को रखता है, कि ऐसे ही क्रोमेटिन जो होता है ये डिसाइडर बनेगा कि आगे जाकर के सेल का भविष्य क्या होगा, है ना। कोई ना जाने इसका फ्यूचर क्या होगा, लाइफ मिलेगी या ऐसा, वो एक जो गाना था मुर्गी वाला। तो बच्चों ये वैसा वाला है। तो ये डिसाइडर फैक्टर होता है, ये जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक्चुअली जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, जब एक सेल, जैसे मैं अपनी बात करूं या आपकी बात करूं, हम सब शुरुआत में एक सेल थे, सिंगल सेल। वो सिंगल सेल ने अपने आप को तोड़ तोड़ के ट्रिलियन ऑफ सेल बना दिए। इस प्रोसेस को सेल डिवीजन कहते हैं। और इस सेल डिवीजन के दौरान जब ये सेल अपने आप को डिवाइड होकर के 2 या 4 सेल में बदल रहा होता है, उस समय थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं आपस में क्या हो जाते हैं, एक तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं मिल करके, उसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमेटिन जब आपस में सेल डिवीजन के दौरान मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी को क्रोमोसोम्स कहते हैं। और यही जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें यही बच्चों समझाने वाली बात थी। मैंने सब कुछ बातें आपको लगभग सारी की सारी बातें इसमें समझा दी है। आप प्यार से पढ़ लेना इस चीज को, जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। हो गया। हाँ, मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता। ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है, आपको समझ में आएगा। इवन मैंने रीजन भी दे रखा है कि क्यों हो रहा है।
तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऐसा ऐसा क्यों क्यों होता है, ठीक है। यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल, एक सेल होने के बावजूद उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, और ऐसे भी और सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, अभी इसे पढ़ेंगे। सारे सेल्स में न्यूक्लियस होता है ऐसा जरूरी नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे, ये आपको पढ़ा चुका हूं। अब देखो बच्चों, हमारे पास कुछ तरीके होते हैं एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के, यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन, एक होता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहता हूं कि मैंने सेंट को स्प्रे किया, यहां पर परफ्यूम मैंने स्प्रे किया, जैसे ही मैं स्प्रे करता हूं दूर बैठे इंसान को भी उसकी फ्रेग्रेंस आती है। क्यों आती होगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर जगह पे जहां पे मैंने स्प्रे किया था वहां पर वो जो फ्रेग्रेंस वाले मॉलिक्यूल है उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई था एज कंपेयर टू वहां, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं था, वहां जीरो था, यहां एकदम 100 मॉलिक्यूल आ गए। तो ये 100 मॉलिक्यूल कोशिश करेंगे कि तुरंत इसे डाइल्यूट करें इलाके को या चारों तरफ फैल जाए, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये लोग फ्लो करना चालू करते हैं, जिस कारण इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्यूट का फ्लो होने लग जाता है, इसे कहते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब ऊंच नीच जहां पर है, यहां पे हम कहेंगे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पार्टिकल फ्लो करने लग जाते हैं, इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, डिफ्यूजन कहते हैं। अब ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस में भी यही होता है, इसमें भी बैलेंसिंग करने की कोशिश होती है, लेकिन इसमें मूवमेंट सॉल्यूट नहीं करता बल्कि सॉल्वेंट करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई और इस तरफ मेरे पास कम पार्टिकल यानी कम कॉन्सेंट्रेशन है, इस तरफ मेरे पास ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है एक तरह का, यहां ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, यहां पर कम कॉन्सेंट्रेशन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए इस बार पार्टिकल मूव नहीं कर पाते क्योंकि बीच में मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन किसी किसी को परमिट करती है, पार्टिकल को परमिट नहीं करेगी, लेकिन वाटर फ्लो को परमिट करती है। तो ऐसी सिचुएशन में इस सॉल्यूशन का वाटर निकल करके फटाफट उस तरफ भागता है ताकि उधर वाले कॉन्सेंट्रेशन को वो डाइल्यूट कर सके। जैसे आपके पास आधा कप में आपके पास चीनी ज्यादा हो गई, तो आप क्या करते हो, चीनी ज्यादा हो गई चाय में, तो आप क्या करते हो, दूध मिला करके उसे डाइल्यूट कर देते हो, उसके कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देते हो। तो उसी प्रकार से यहाँ पे सॉल्यूट का फ्लो होता है, जिसके कारण कॉन्सेंट्रेशन क्या हो पाता है, बैलेंस हो पाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो हो रहा है, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल का नहीं, आपके वाटर का यानी सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है। ऊपर वाले में सॉल्यूट फ्लो कर रहा था हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टिव नहीं है, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। तो इन प्रोसेसेस को बच्चों हम क्या कहते हैं, ये एक तरह के पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव इसलिए क्योंकि ये नेचुरली होता है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, जैसे पानी ऊपर से नीचे बहता है वैसे ही बह रहे हैं। लेकिन जैसे अगर आपको पानी को नीचे से ऊपर टंकी में चढ़ाना है, तो आप क्या करते हो, उसके लिए एनर्जी लगाते हो, मोटर लगाते हो, तो ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ऐसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए बच्चों हमें एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी फॉर्मेशन जो हमारे सेल के अंदर होता है वो एटीपी की फॉर्म में होता है, एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट हम इसे कहते हैं। और ये कैसे बनता है, क्या बनता है, उसे हम अगली स्लाइड्स में समझेंगे। तो मैंने आपको मेन फंडा समझा दिया। यहीं पे सॉल्यूशंस के टाइप आए, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बच्चों वो होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जहां पर बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में रहता है सॉल्यूशन। हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में आपने किसी सेल को डाल दिया, मान लेते हैं आपने एक सेल को डाला, तो अब क्योंकि बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, उस हाई कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट करने के लिए सेल के अंदर से पानी बाहर जाएगा। इसके कारण हम कहेंगे प्रोसेस कौन सा हुआ, ऑस्मोसिस। ये प्रोसेस कौन सा हुआ, ऑस्मोसिस का प्रोसेस हुआ, और ये सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर का पानी बाहर जा चुका है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर का सॉल्यूशन जो होगा वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड होगा, आपका सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और बाहर का लेस है। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, बाहर से पानी आपके सेल के अंदर घुसना चालू हो जाएगा और आपका सेल फूल करके स्वेल कर जाएगा। तो ये होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जो कि लेस कॉन्सेंट्रेटेड होता है एज कंपेयर टू सेल। अब इसी प्रकार से कभी कभी ऐसा होगा कि आपका जो सेल है वो जिस सॉल्यूशन में रखा है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, यानी सेल के अंदर का कंटेंट और जो सॉल्यूशन का कंटेंट है दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। ऐसी टाइम पे वाटर फ्लो कहीं से कहीं भी नहीं होगा, तो ना तो ये स्वेल होगा ना ही ये श्रिंक होगा। तो आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ चुका होगा। अब अगर हमने प्लांट सेल में हम इस चीज को देखते हैं, अगर हमने एनिमल सेल की जगह प्लांट सेल को अगर डाल के देखते हैं हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, तो बच्चों इसको समझो। पहले सेल वॉल क्या होती है समझो। जो मैंने बताया था कि सेल में एक सेल मेम्ब्रेन होती है, वो सारे सेल में एक सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट के केस में एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है। ऐसा समझो कि एक मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है, इसे हम सेल वॉल कहते हैं। ये सेल वॉल क्या करती है, आपके सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे हम लोगों का क्या है कि हम लोगों को बारिश आ रही है तो भाग कर चले गए छत के, अपने छत में अपने घर में घुस गए जाकर के, चाय पी रहे, पकौड़े खा रहे, लेकिन ये बेचारे को क्या, बारिश में वही रहना है, धूप में वही रहना है। जितनी विषम से विषम परिस्थितियां होती है, पौधे पेड़ पौधों को उसी में सर्वाइव करना होता है। तो इनके लिए नेचर ने क्या बनाया, सेल वॉल बनाया, जो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है।
ये एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल को। अब देखो समझो कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसका बेस्ट एग्जांपल यहां मिलेगा। जैसे आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जैसे ही एनिमल सेल को डाला था तो क्या हुआ, वो श्रिंक हो गया क्योंकि उसने अपने अंदर का सारा पानी छोड़ दिया। यहां पर भी क्या होता है, इसके अंदर का भी सारा पानी छोड़ता है, लेकिन इसमें सेल वॉल बाहर की बाहर जैसी की तैसी दिखाई देती है। अंदर का जो मटेरियल था, जो सेल वॉल के अलावा बाकी बचा मटेरियल है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक सेल है, उसमें मेम्ब्रेन है, उसके बाहर एक और मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या कह रहे हैं, सेल वॉल कह रहे हैं। इसमें क्या होता है, सेल वॉल को छोड़कर बाकी की सारी चीजें जो होती हैं उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। यहीं कहीं लिखा होगा, देख लेना, प्रोटोप्लास्ट, प्लाज्म नहीं, प्रोटोप्लाज्म अलग था, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। असल में इस बार प्रोटोप्लास्ट पूरा सिकुड़ जाता है, तो तुम बाहर से ऐसे देखोगे तो तुम्हें एज इट इज दिखाई देगा, तुम्हें नहीं दिखाई देगा श्रिंक किया। ऑल्दो वो श्रिंक कर गया क्योंकि जो सेल वॉल से प्रोटोप्लास्ट का इलाका है वो पीछे हो गया, श्रिंक हो गया, वो ऐसे सिकुड़ गया। लेकिन बाहर से देखने पे हमें सेल वॉल जैसी की तैसी दिखाई दे रही है, तो हमें लगता है कि ये क्या नहीं किया, हमें लगता है कि ये स्वेल नहीं कर रहा, श्रिंक नहीं कर रहा, लेकिन सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं उसके अंदर, सेल वॉल ने उसे प्रोटेक्शन दिया। आई होप समझोगे, इसको डिटेल में पढ़ लेना, मैंने बहुत प्यार से एक एक चीज लिखी है। और इसी प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। कौन से प्रोसेस को, जो ये प्रोटोप्लास्ट का श्रिंक हो जाने वाला प्रोसेस जो होता है। अब बच्चों देखो, एटीपी प्रोडक्शन क्या होता है। एटीपी का मतलब होता है कि हमारे सेल एनर्जी प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी को काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वो एनर्जी कहां से आ रही है, तो बच्चों को लगता है कि कई बार कि माइटोकॉन्ड्रिया ही वो चीज है जो एनर्जी फॉर्म कर रही होती है, लेकिन एनर्जी अलग अलग जगहों पर बननी होती है। नो डाउट कि माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज्यादा फॉर्मेशन एनर्जी का होता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। लेकिन एनर्जी फॉर्मेशन बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा साइटोप्लाज्म में भी होता है। जो आपका साइटोप्लाज्म था, वर्किंग साइट थी, फ्लूइड था, वहां पर भी क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में बेसिकली क्या होता है कि जो आपका ग्लूकोज होता है वो बेसिकली टूट करके ग्लाइकोलाइसिस टूटता है और एनर्जी रिलीज करता है, ग्लूकोज। तो इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस बहुत सिंपल सा प्रोसेस समझो, ये जो आपकी साइटोप्लाज्म में एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोसेस को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी प्रोसेस, एनर्जी का जो फॉर्मेशन हो रहा है उस प्रोसेस को सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अभी मैं डिस्कस करूंगा बाकी चीजें कैसे कैसे होती हैं। यहां हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, यूज्ड इन मोस्ट यूकारियोटिक सेल। अभी बताऊंगा ये ऐसा क्यों कह रहा है। यानी इसने लिखा माइटोकॉन्ड्रिया में जो मेन काम यूकारियोटिक में, जबकि सेल मेम्ब्रेन का उसने प्रोकारियोटिक लिखा। अभी यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक पहले एक बार बच्चों समझा देता हूं मैं आपको, तब उसके बाद के कहां गया वो मेरा, हाँ पहले इसको समझा देता हूं फिर वापस आता हूं। देखो प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक सेल को समझ लो। प्रोकारियोटिक सेल बच्चों वो होते हैं जिनमें एक आपका प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, यानी अविकसित सा न्यूक्लियस होता है, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यानी न्यूक्लियस होता ही नहीं है कुल मिलाकर के, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। यूकारियोटिक, ट्रू की स्पेलिंग में TRUE जो आ रहा है उसको उल्टा कर दो, यू बनेगा। तो यूकारियोटिक सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, इसका मतलब कि इसका जेनेटिक मटेरियल एक फिक्स्ड जगह पर रखा रहता है, उसके लिए चैम्बर अलग से बना रहता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसके लिए कोई चैम्बर नहीं बना होता इस तरह की कोशिकाओं और इस तरह के सेल्स के लिए। इसमें कहीं पर भी फैला पड़ा होता है जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर जैसे तुमने पपीता काटा, उसके अंदर बीज पड़े हुए ऐसी रैंडमली, तो उस तरह का यहां पर यह चीज होती है। तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड, जहां पर इनका मटेरियल पाया जाता है। होता है इनमें भी ये जेनेटिक मटेरियल, लेकिन उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक जगह नहीं होती, वो फैला पड़ा रहता है। उस जगह को जहां फैला पड़ा रहता है न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड किसमें होता है, प्रोकारियोटिक सेल में। यूकारियोटिक सेल में उसको न्यूक्लियस कहते थे। दूसरा फर्क आप ये समझो कि जो ये, जैसे इसका एग्जांपल यूकारियोटिक का एनिमल सेल है और प्रोकारियोटिक का बैक्टीरिया है। अब एक फर्क क्या होता है बच्चों, फर्क समझो। जो यूकारियोटिक सेल होते हैं उसका साइज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स होता है प्रोकारियोटिक सेल के साइज का, एक बात। दूसरी तीसरा डिफरेंस क्या है कि जो ये यूकारियोटिक सेल होता है इनमें जो सेल ऑर्गेनेलीज है एग्जिस्ट करती है, इसमें कोई ऐसा सेल ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती है। इसकी सेल ऑर्गेनेलीज की अपनी एक खुद की मेम्ब्रेन होती है। जैसे तुम लोग देखोगे यहां पर न्यूक्लियस है तो उसकी खुद की मेम्ब्रेन है, यहां पर कुछ माइटोकॉन्ड्रिया उसकी खुद की मेम्ब्रेन होती है। यहां पर जो भी होगा वो ऐसे ही पड़ा रहता है। ये समझो कि एक बहुत बड़ा हॉल है जिसमें सब लोग ऐसे ही रहते हैं। ये एक ऐसा कॉर्पोरेट ऑफिस है जहां सबको अपने अपने चैम्बर्स मिल रहे हैं, भाई तुम अपने अपने पॉड में रहना, इस तरह की चीज होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो डीएनए और क्या चीज होती है, इसमें राइबोसोम्स जो होते हैं 70S राइबोसोम होता है। इसको सेडिमेंटेशन कांस्टेंट कहते हैं एक तरह से। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। 70S और इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S। राइबोसोम मैं भी आपको बताऊंगा कि राइबोसोम बेसिकली प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। वो यहां भी होते हैं, यहां भी होते हैं। और जबकि वो एक सेल ऑर्गेनेली है उसके बावजूद वो यहां हो रहा है, उसके पीछे का रीजन ये है कि राइबोसोम की कोई अपनी वो नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होती।
तो ध्यान रखो जो भी मेम्ब्रेन वाली चीजें होती है वो यहां बैठ ही नहीं सकती है। तो राइबोसोम बैठ सकता है क्योंकि उसके पास अपनी मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो राइबोसोम दोनों में कॉमन होता है, यहां 70s और यहां कहीं पे दिख नहीं रहा लेकिन 80s वाला होता है। सेडिमेंटेशन कांस्टेंट का जो मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब होता है जैसे आपने भी केमिस्ट्री में मिक्सचर एंड सेपरेशन वाले चैप्टर में सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस को पढ़ा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे लैब वगैरह में, पैथोलॉजी लैब में ब्लड को मिक्स करने वगैरह में यूज होता है। तो ये समझो कि आपने इसमें एक ट्यूब में, एक बोतल में राइबोसोम डाला इसका, एक में डाला राइबोसोम इसका, दोनों को बहुत तेजी से घुमा दिया एक मशीन के अंदर, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब जो नीचे जल्दी बैठ जाएगा, जो नीचे जल्दी बैठ जाएगा जमीन पे मतलब उसकी सतह पे जाकर, उसका सेडिमेंटेशन कांस्टेंट ज्यादा होगा। तो 80s इसका है, 70s इसका, इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं अभी। तो कुल मिलाकर के जिसका ज्यादा है वो भारी राइबोसोम है, तो इसका राइबोसोम कंपैरेटिवली भारी होता है, इस बेचारे का थोड़ा कंपैरेटिवली हल्का होता है। इतना ही समझ में आता है। सेल डिवीजन बच्चों क्या होता है, इनमें सेल डिवीजन बाइनरी फिजन के थ्रू होता है बेसिकली, और इसमें जो माइटोसिस और मियोसिस के प्रोसेस होते हैं उसके थ्रू होता है, अभी हम पढ़ लेंगे। तो सेल डिवीजन के अलग अलग प्रोसेसेस हैं। दूसरा, इसके एग्जांपल में बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, और इसके एग्जांपल में आपके पास एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, अमीबा भी है, और बहुत सारे लोग हैं। ये ध्यान रखो कि एनिमल सेल यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों टाइप का हो सकता है, ये वाला यूनिसेल्युलर ही होता है। जैसे अमीबा एक यूनिसेल्युलर है, और जैसे आपके पास क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेल्युलर है, बट स्टिल वो यूकार्योटिक है क्योंकि उनके पास उनका पर्सनल एक एक क्या है, न्यूक्लियस होता है। तो ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं जो हम यहाँ पे कहीं पे पढ़ रहे थे। हमने कहां पे पढ़ रहे थे, यहाँ कहीं पे। अब हम समझ रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो प्रोकार्योटिक सेल थे, जैसे बैक्टीरिया टाइप का जो सेल था, उनका जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो कहां होता है, क्योंकि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं, तो उनका एनर्जी प्रोडक्शन जो होता है बच्चों, उनकी सेल मेम्ब्रेन पे ही होता है। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, क्योंकि आपको पता है सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर होती है। तो कुल मिलाकर के समझ में आया कि कल को कोई पूछेगा प्रोकार्योटिक सेल का एनर्जी फॉर्मेशन कहां होता है, तो तुम बोल सकोगे कि उनकी सेल मेम्ब्रेन में ही हो जाता है। समझ में आ रही है बात। तो ये तीन प्रोसेसेस तुम्हें हल्के हल्के समझ में आ गए, ये तीन चीजें कि एनर्जी फॉर्म यहां भी हो सकती है। अब हमने न्यूक्लियस, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तुम्हें इसके बारे में, साइटोप्लाज्म बता चुका हूं, रिपीट कर रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, देखो जब ये आप देख रहे हो कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के नीचे ये चीज दिखाई दे रही होगी तुम्हें, ये लेयर्स, इसे कहते हैं इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। इस ईआर में कुछ जगह पर अगर आप देखोगे बच्चों, तो कुछ जगह पर आपको ऐसे ऐसे डॉटेड डॉटेड से दिखाई देते हैं, जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं रफ सरफेस दिखाई देता है, और कुछ जगहों पर नहीं दिखाई देता। जहां पर रफ सरफेस है उसका कारण क्या है कि न्यूक्लियोलस से राइबोसोम जो बनकर के आए वो इसके ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं, इसकी वजह से हमें ऊपर से ये रफ दिखाई देती है, तो हम उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER। जिस जगह पे वो नहीं बैठती है उसको हम कहते हैं SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट्स इनफ, इतना ही आपको समझ में आना चाहिए इसके बारे में कि एक रफ है एक स्मूथ है। ये रफ क्यों है, क्योंकि राइबोसोम्स इसके ऊपर बैठे हुए हैं। स्मूथ क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर नहीं बैठे हुए हैं। इसका मेन काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करती है RER। क्यों प्रोटीन सिंथेसाइज करती है, क्योंकि राइबोसोम का काम है प्रोटीन को बनाना, और राइबोसोम बैठे हैं इसके ऊपर, तो इसीलिए RER क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसाइज करती है, जबकि SER बेसिकली लिपिड्स, फैट बनाने का काम करती है, उनको सिंथेसाइज करती है। क्योंकि स्मूथ और तेल कैसा होता है, चिकना सा होता है, तो याद रहेगा कि लिपिड्स वगैरह बनाने का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। यही मैंने आपको बताया, और कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एक बात यह, मेम्ब्रेन को बनाने में जो आपकी बाहर की मेम्ब्रेन थी ना, उसको बनाने में आपने देखा था प्रोटीन का रोल था, वहां पे लिपिड्स का रोल था, तो वो कौन है, वो यहीं से प्रोवाइडर है बेसिकली। तो सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए भी ये काम कर रहे हैं एक तरह से। अब अगला आता है गोल्जी अपैरेटस। अगर आप देखोगे इसमें यहां पर एक गोल्जी अपैरेटस, इस तरह का ब्लू टाइप की चीज है, गोल्जी अपैरेटस है। ये गोल्जी अपैरेटस का काम क्या होता है, ये जो प्रोटीन्स वगैरह बनते हैं उनको सही एड्रेस में भेजना, उनकी पैकेजिंग करना, उनको सॉर्ट करना, ये काम गोल्जी अपैरेटस का होता है। जैसा काम एक पोस्ट ऑफिस का होता है बच्चों, कि कहीं से कुछ चीज आई है उसको रखना, उसकी पैकेजिंग करके उसको राइट डायरेक्शन में भेजना, तो वो काम गोल्जी अपैरेटस करता है। इसमें ये यहां से रिसीव करता है, जहां से रॉ मटेरियल को या प्रोटीन वगैरह को, उसको सिस फेस कहते हैं, और फाइनली ये यहां से जब उसे भेजता है इसको ट्रांसफेस कहते हैं, जब वो शिपिंग कर रहा होता है उसकी। तो शिपिंग कैसे करता है, उसको वेसिकल्स में डाल देता है, प्रोटीन है उसके ऊपर वेसिकल्स यानी एक बॉल टाइप की आप समझो, उसके अंदर पैक कर करके अपने प्रोटीन को सही डायरेक्शन में भेज देता है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट के अकॉर्डिंग, जो कि उसको DNA वगैरह से मिल रही होती है कि इसको कहां भेजना है, ये वाला काम।
तो इसमें गोल्गी apparatus में ये समझ में आना चाहिए कि इसमें दो फेसेस होते हैं, सिस फेज और ट्रांस फेज। सिस फेज यानी जहां से इनपुट लेता है, और ट्रांस फेज यानी कि जहां पर वो उसको पूरा फाइनलाइज करके प्रोड्यूस कर रहा होता है, शिपिंग कर रहा होता है। अब इसका एक और इंपॉर्टेंट काम है, ये लाइसोसोम फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं वो अगले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, ये आपके लिए नोट्स। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मेरा मकसद समझना। मैं चाहता था आपको बोल सकता था कि इसे पढ़ लो जाकर, लेकिन मुझे पता है अगर मैं सीधे बोल दूंगा पढ़ लो, नहीं पढ़ पाओगे। अब अगर मैं बताता हुआ चल रहा हूं तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ना है तुम्हें, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा, मेरी हालत खराब हो गई, तोते उड़ गए मेरे, सांस नहीं ले पा रहा, इसके बाद सांस लूंगा सबसे पहले तो एक बार। लाइसोसोम क्या होगा, मेरे अंदर के सेल बोल रहे हैं मास्टर इन सेलों के चक्कर में अपने सेलों का भी ध्यान रख लीजिए जरा। लाइसोसोम बच्चों यहां पर है, लाइसोसोम का काम क्या है, लाइसोसोम एक तरह का ऐसा है उन सेल ऑर्गेनेली में, जो आपके सेल ऑर्गेनेलीज हैं इन सब में लाइसोसोम यहीं कहीं पे बैठा हुआ है। लाइसोसोम का काम है कि सब लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ये देखना। अगर कहीं पर कोई मेल फंक्शनिंग हो गई, कहीं पर किसी चीज ने काम करना बंद कर दिया, तो वो वहीं पर डेड बॉडी की तरह पड़ी ना रहे। मान लेते हैं एक बारी के लिए किसी वेसिकल ने काम करना बंद कर दिया, तो वेसिकल वहां पे एक वेस्ट की तरह काम करने लग जाएगी। अगर वो हो गई तो उस चीज को खत्म करना, वहां से उसको क्लीन करने का काम लाइसोसोम में के पास है। तो क्लीन कैसे करता है लाइसोसोम? लाइसोसोम के अंदर बच्चों क्या होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जिन्हें लाइसोसोमल एंजाइम्स कहते हैं। इन एंजाइम का काम होता है, ये एसिड टाइप की चीज समझो आप, कि ये गला देगा, उस चीज को गायब करवा देगा। तो ये इतने ज्यादा शार्प होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो जो ह्यूमन जो वो स्पर्म सेल होते हैं बेसिकली, उनमें भी ये लाइसोसोमल एंजाइम मिलते हैं, सो दैट कि वो जो एग सेल रहता है उसे पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो इसीलिए इतने ज्यादा शार्प होते हैं। और सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहता है, क्योंकि ये फट जाता है, खुद फट जाता है और उन लोगों को खत्म कर देता है एक तरह से, जो वेस्ट रहते हैं। तो लाइसोसोम कंटेन एंजाइम्स, ठीक है, बता दिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बच्चों मैंने आपको बताया था, एक तरह का बिजली घर यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे से फैले पड़े रहते हैं एनिमल सेल्स में। इसका मेन काम होता है, इसके अंदर एनर्जी सिंथेसिस होती है। 3 स्टेप होते हैं, वो 3 आपके उसमें से डिटेल में एज सच दे नहीं रखे हैं, लेकिन जैसे ना इसमें भी दे रखे, क्या इसमें भी नहीं दे रखे। तो इसमें 3 स्टेप में होता है। पहला ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन ईटीसी का प्रोसेस होता है, मतलब क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होता है, और तीसरा वाला ईटीसी का प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं उसे। लेकिन आपके उसमें इतना कुछ नहीं है, आपको सिंपल समझ में आना चाहिए कि एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है। ठीक वैसे ही जैसे न्यूक्लियस थी, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन है, ये भी डबल मेम्ब्रेन है। इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो अपने आप को इस तरह का स्ट्रक्चर रखती है, इसे क्रिस्टे कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर रखने का मेन पर्पस होता है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होता है कि जो एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो एटीपी प्रोडक्शन के लिए चीजें एफिशिएंट हो पाती है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ पाती है सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाने से। तो क्रिस्टे क्या करता है, सरफेस एरिया बड़ा होता है। और मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे साइटोप्लाज्म एक तरह का फ्लूइड था, न्यूक्लियोप्लाज्म एक तरह का फ्लूइड था, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के फ्लूइड को मैट्रिक्स हम नाम देते हैं। और ये होता है, इसके अंदर एक खास बात होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक एम्प्टी डीएनए यानी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी एग्जिस्ट करता है। तो ये अपने आप में एक सबसे बड़ी जबरदस्त चौंकाने वाली बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया का बिहेवियर एक सेल ऑर्गेनिज्म की तरह है। अगर आप समझोगे तो ये बैक्टीरिया की तरह काम कर रही है, इसीलिए इसे कई लोगों ने एंडो सिम्बायोटिक प्रोसेस भी कहा। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आज से बिलियन ईयर्स एगो पहले ये एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल आइडेंटिटी हुआ करता हुआ, जैसे बैक्टीरिया हुआ करता है, कि बैक्टीरिया के अंदर भी उसका जेनेटिक मटेरियल फैला पड़ा रहता है, वैसे ही इसका भी फैला पड़ा रहता है न्यूक्लियोइड के अंदर एक तरह से। यानी इसका न्यूक्लियस वैसे नहीं फैला रहता, लेकिन इसका कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल खुद का होता है, जैसे कि किसका होता है, बैक्टीरिया का होता है। और इसका बिहेवियर भी, मतलब और बाकी इसकी फंक्शनिंग वैसी दिख रही है। तो ऐसा लगा कि ये आज से बिलियन ईयर्स एगो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल के पास आया और दोनों के आपस में सिम्बायोटिक रिलेशन बन गया। मतलब इसने बोला मैं तुम्हें एनर्जी दूंगा, तुम मुझे रहने के लिए जगह दो। तो ये एनर्जी फॉर्म करता रहता है, सेल ने इसको किराए पे रख रखा। तो आज ये बिल्कुल इसका अभिन्न अंग हो गया। कुछ लोग इस बात को झुठलाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये जो एंडो सिम्बायोटिक प्रोसेस लोग कहते हैं इसे, ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन लोगों की ऐसी हाइपोथेसिस है कि ऐसा होता होगा, क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए भी होता है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात होती है, बात ध्यान रखना, ठीक है। अब हम आते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स बच्चों प्लांट सेल में एग्जिस्ट करते हैं, ये एनिमल सेल में नहीं होंगे। प्लास्टिड्स के 3 मेन फीचर हैं, एक है क्लोरोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट, एक है ल्यूकोप्लास्ट। अगर आपको समझ में आ गया, काम 25 हो गया। क्लोरोप्लास्ट का जो बच्चों मेन काम है वो फोटोसिंथेसिस और फूड बनाने का काम है, यानी सनलाइट में। इसी प्रकार से जो क्रोमोप्लास्ट है इसका काम है कलर पिगमेंट्स देना, यानी कि जैसे आप देखते हो टमाटर लाल रंग का, गाजर ऑरेंज कलर का होता है, अलग अलग जो कलर्स आते हैं, फूल अलग अलग कलर्स के होते हैं, बैगनी नीला पीला टाइप के, तो उनको जो कलर पिगमेंट्स देने का काम होता है ये प्लास्टिड का क्रोमोप्लास्ट वाला फीचर करता है। और इसी प्रकार से एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, जिसका काम है फूड को स्टोर करके रखना। तो आपने देखा ये
ये शॉर्ट में मैंने यहां पर दे दिया, अगर आपके उसमें आता है, आप इतने प्यार से लिखोगे आपके पन्ने के पन्ने भर जाएंगे। इसलिए मेन क्रक्स पॉइंट याद रखो। कभी कोई बोलेगा प्लास्टिड, तो प्लास्टिड प्लांट सेल में होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, दैट्स इट, खत्म हो गया, आगे बढ़ो, बस इतना हो गया। वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स बच्चों पानी की एक थैली होती है बेसिकली, जो प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है, लेकिन प्लांट सेल में बहुत बड़ी होती है, जितनी बड़ी दिख रही होगी, लेकिन एनिमल सेल में छोटी छोटी, लेकिन एक से ज्यादा हो सकती है। अब यहां पे इसका मेन रोल क्या होता है? ये एक तरह से टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है किसी भी प्लांट सेल को। जैसे कैसे? इसके अंदर जब पानी भरा रहता है, तो ये पानी, सोचो कि आप एक पानी भरा हुआ, जैसे एक गुब्बारा है पानी का, बलून का, तो वो बिल्कुल सॉलिड सा दिखता है, अगर वही पानी हटा दो कैसा मुरझा जाएगा, ऐसे से करके, कैसे करके दिखाऊं, ऐसे से करके हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो वैक्यूल्स होता है, इसमें जब पानी बराबर मात्रा में भरा रहता है, तो ये सेल वॉल पे टर्जर प्रेशर लगाता है। टर्जर प्रेशर मतलब प्रेशर समझो तुम, टर्जर प्रेशर कहते हैं, जिसके कारण जो सेल वॉल रहती है वो बाहर को खुल के रहती है, एकदम रिजिडिटी सी रहती है, स्टेबिलिटी सी आती है, आपके प्लांट को आराम से मस्त होकर के खड़ा रहता है। लेकिन 2-4 दिन कभी पानी मत डालो, ऐसे करके मुरझा जाता है तुम्हारा प्लांट। वो मुरझाता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर का जो वैक्यूल होता है उसका पानी खत्म हो जाता है, जिसके अंदर से टर्जर प्रेशर कम हो जाता है और वो प्लांट तुम्हारा सिकुड़ जाता है, मतलब कमजोर हो जाता है। समझ गए? तो ये बात होती है, इनको कोई जरूरत नहीं है, इनको तो पानी पानी है इनके पास, ठीक है ना। तो लार्ज इन प्लांट, स्मॉल इन एनिमल्स, स्टोरेज और टर्जिडिटी का काम करता है। और ये जो वैक्यूल होता है बच्चों, एक बात और ध्यान रखना, जो काम ना आपका जो काम आप, अभी मैं चलो बताता हूं आपको इस चीज को, जो काम बेसिकली ना लाइजोसोम कर रहा होता है यहां पर ना, वही काम वैक्यूल कर देता है बेसिकली उस काम को, ठीक है। मैं भी बताता हूं इस चीज को, देखता हूं अभी। की टेक अवे, वैक्यूल स्टोर मटेरियल एंड प्लांट, द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हेल्प्स इन मेंटेन टर्जिडिटी। मैंने बता दिया आप लोगों को, अब आगे बढ़ते हैं। प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक में समझा चुका था ना, हाँ। अभी हम आते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में। प्लांट सेल और एनिमल सेल का मतलब क्या है बच्चों? कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपसे पूछता हूं, टाइम स्टैम्प के साथ बताना, ये क्या है? इनमें से कौन सा प्रोकार्योटिक और कौन सा यूकार्योटिक है, मुझे बताओ। चेक करता हूं तुम्हारी एक्टिव लर्निंग कितनी हो रही है, ठीक है। फिलहाल प्लांट सेल जो होती है वो इस तरह का शेप रखता है, पॉलीगोन टाइप का शेप रहता है, रेक्टेंगुलर टाइप का शेप ऊपर से देखने में दिख रहा है। और एनिमल शेप को जो रहता है वो इरेगुलर टाइप का शेप होता है सेल्स का, लेकिन आमतौर पर राउंड राउंड टाइप का ले लेते हैं हम, ठीक है। और क्या फर्क होता है? इसमें एक लार्ज वैक्यूल होता है, इसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, एक से ज्यादा। और क्या होता है? साइटोप्लाज्म इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, न्यूक्लियस इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। और क्या चीज है? प्लास्टिड्स इसमें होते हैं, इसमें नहीं होते। वो जो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और जो आपका ल्यूकोप्लास्ट वाली चीजें थी, वो प्लास्टिड्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं, इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, एनिमल और प्लांट सेल की मैं बातें कर रहा हूं। और क्या खास बात होती है? और इसमें एक सेल वॉल होती है, इसमें कोई सेल वॉल बेचारे में नहीं होती है। तो आप ये चीजों को देखो, तो ये आपको समझ में आ गया, ये समझ में आ गया होगा, वैक्यूल समझ में आ गया, प्लास्टिड सेंट्रियोल्स बच्चों क्या होता है? सेंट्रियोल्स बेसिकली वो चीजें होती है जो सेल डिवीजन का मेन फैक्टर होता है। जैसे ये रेक्टेंगुलर टाइप का जो आपको शेप दिख रहा होगा, इसे सेंट्रियोल्स कहते हैं। ये यूजुअली एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में, और जो आपके एनिमल सेल होते हैं उनमें ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इन्हें कहते हैं सेंट्रियोल्स। जिस जगह पे सेंट्रियोल्स रहते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो उस जगह का नाम क्या होता है? आप बताना। लाइजोसोम्स क्या होते हैं बच्चों? लाइजोसोम्स रेयर होते हैं, प्लांट में कम होते हैं, मतलब नहीं के बराबर होते हैं, और बहुत ज्यादा होते हैं इसमें लाइजोसोम का काफी हद तक काम वैक्यूल्स कर लेते हैं। लाइजोसोम का काफी हद तक काम जो होता है वो वैक्यूल्स यहां पर कर लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, की टेक अवे ले लेना यहां से जो लेना होगा। सेल डिवीजन बच्चों एक प्रोसेस होता है। सेल डिवीजन का मतलब ये होता है कि एक सेल अनंत कैसे बन गया? एको अहम बहुश्याम, यानी मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। कैसे हो गया? वो ऐसे हो गया कि सेल के अंदर कुछ प्रोसेसेस होते हैं, दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस उसको कहते हैं जो सोमेटिक सेल्स में होता है। सोमेटिक सेल्स मतलब जो बॉडी सेल्स होते हैं, जो नॉर्मल हमारे मसल्स वगैरह या इसमें जो सेल होते हैं, जो स्टमक वगैरह जो सेल बन रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो सेल्स बच्चों, कौन से वाले सेल्स की मैं बात कर रहा था? जो स्पर्म सेल या एग सेल जो होते हैं, बेसिकली जो जर्म सेल होते हैं, उनमें जब ये प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का, उसको मियोसिस कहते हैं। तो मियोसिस एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो कि स्पर्म सेल और एग सेल में होता है। और जबकि इनके अलावा जो भी बॉडी सेल्स होते हैं उसमें जो भी प्रकार का डिवीजन होता है उसको माइटोसिस कहते हैं। तो ये इनमें फर्क क्या होता है कि माइटोसिस जो होता है उसमें एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में बंटता है, और इस तरीके से बंटता है कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहां थे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां भी रहते हैं। यहां भी 2n, यहां भी 2n, अगर यहां 2n थे, यानी अगर यहां 46 क्रोमोसोम्स थे, इसको भी 46 मिल जाते हैं, इसको भी 46 मिल जाते हैं, 23 ऐसे नहीं मिलते, बंटवारा नहीं होता। इस टाइप के सेल डिवीजन को कहते हैं क्या? माइटोसिस। अब एक बात और ध्यान रखो, ये मत समझना कि 1 से 3 हो गए, 1 से 2 हुए, एक टूटा 2 बन गया, अब 2 है, वो एक नहीं बचा, वो एक ही टूट के 2 बना है।
तो 3 मत समझना इसे। ऐसे करके मायोसिस का प्रोसेस क्या होता है, इसमें एक पेरेंट सेल जो होता है 2n, वो पहले माइटोसिस, पहले क्या करता है, अपने आप को 2 हिस्सों में तोड़ता है। लेकिन जब वो 2 हिस्सों में तोड़ता है तो इसको भी n देता है और इसको भी क्या देता है, n, यानी आधे आधे कर देता है हिस्से। जैसे एक सेल है, ये 2 हिस्सों में टूटा, टक करके, तो 2 हिस्सों में जब ये टूटता है तो ये अपना 46 थे, 23 इसको देता है, 23 इसको दे देता है। अब ये दोनों के दोनों में फिर वही वाला प्रोसेस होता है माइटोसिस वाला, ये भी अपने 2 हिस्सों में टूट जाता है, टक टक, तो 23 में ही रहेगा और 23 में रहेगा। तो इस 23 ने 2 23 बना दिया और इस 23 ने भी 2 23 बना दिए, तो कुल मिला के 4 23 बन गए, यानी कि 2n बदल गया 4n में। तो ये प्रोसेस हुआ, ये n n n n। तो किसको समझ में नहीं आया मुझे बता देना। मैं दोबारा बताता हूं, मायोसिस के प्रोसेस में बच्चों क्या होता है कि एक सेल अपने 2 हिस्से जब करता है तो वो अपने क्रोमोसोम्स को भी आधा आधा कर देता है, लेकिन ये नहीं करता था। तो जैसे 46 थे तो 23 23 कर देता है, फिर ये 23 2 हिस्सों में टूटता है, लेकिन माइटोसिस के तरीके से, इसलिए वो अपने क्रोमोसोम्स को सेम ही रखता है 23 23, लेकिन एक के बदले 2 मिल गए, 2 23 और 2 23 यहां से मिल गए, तो 4 23 यानी कि 4 में बदलता है, लेकिन कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है। ये इसकी डिटेल्स नहीं है बच्चों, और ये उतनी है जितनी आपके सिलेबस में रहती है। आगे जाकर के नेक्स्ट फ्यूचर क्लासेस में आप लोगों इनकी डिटेल्स को पढ़ते हो। तो आई होप यार आपको समझ में आ गया होगा, सारे टॉपिक्स को बच्चों हमने कवर कर दिया जो उसके थे, और मुझे नहीं पता कितना टाइम लगा होगा, क्या लगा होगा, आपको कैसा लगा। ये क्विक रिवीजन मैं सब सब्जेक्ट में कर सकता हूं अगर आप लोग चाहें तो, और मैंने पहले ही कहा था कि ये क्विक रिवीजन एज अ बिगिनर के लिए नहीं है, क्योंकि लेकिन जिस बच्चे ने, मैं इसके बिना भी बोलता ना, मतलब आप तो दूर हो इसलिए आपके साथ ऐसी रियायत करता हूं, जो बच्चे मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे होते हैं उनके साथ मैं सिर्फ डिक्टेट करता हूं, बोलता भी नहीं हूं, हवा में बोलता हूं कि यहां ये रखा है, यहां ये रखा है, तो वो तब समझ जाते हैं। ऐसी अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए, बिल्कुल स्पून फीडिंग नहीं करनी। अभी के लिए बच्चों इतना ही। कैसा है लेक्चर लगा, तुम चाहते हो कि सारे चैप्टर्स का एक क्विक रिवीजन ऐसी टाइप से हो जाए, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। इसका डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को नोट्स दे दूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में #नोट्स लिख देना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल। वीडियो को लाइक करना ना भूले।